हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की क्लास में। आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आरओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए प्रैक्टिस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 सवाल, और 20 सवाल आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ये 20 सवाल हर एक सब्जेक्ट से लिए गए हैं और आपके लिए स्पेशल क्लास है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमने यहाँ पे लिया है सवाल नंबर 1 कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 160 में, अनुच्छेद 163 में, ये 166 या फिर 170 में। चलिए एक एक आर्टिकल करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 163 ऑप्शन बी। अनुच्छेद 163 में इस बात की चर्चा की गई है कि भाई मंत्री परिषद की सलाह के लिए और मदद के लिए जो है यहाँ पे राष्ट्रपति हैं। दूसरी बात ये है, राज्यपाल। अनुच्छेद 160 में, अनुच्छेद 160 की अगर बात करी जाए तो जो अनुच्छेद 160 है इसमें है क्षमादान। क्या है कि राज्यपाल क्षमादान पावर, क्षमादान राज्यपाल का, ठीक है, राज्यपाल क्षमादान शक्ति रखता है। इसके बाद में अनुच्छेद 166 की बात करी जाए, अनुच्छेद 166, तो अनुच्छेद 166 बात जो करता है वो करता है राज्य सरकार में जो है या राज्य सरकार के कामकाज में जितनी भी जुड़ी हुई जानकारी हैं वो राज्यपाल के पास रहेंगी। या मैं कहूँगी जो भी राज्य सरकार है इस राज्य सरकार के पास में कामकाज की जो जानकारी हैं वो राज्यपाल के पास रहेंगी। इसके बाद में एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 की अगर बात करी जाए तो अनुच्छेद 170 बात करता है यहाँ पे राज्यपाल की पावर की। एक आर्टिकल है यहाँ पे, कुछ आर्टिकल और मैं बता देती हूँ। एक अनुच्छेद आता है 153। अनुच्छेद 153 जो बात करता है वो बात करता है कि हर एक राज्य में कि एक स्टेट में एक गवर्नर होगा, राज्यपाल होगा, ठीक है। इसके बाद में एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 154, अनुच्छेद 154। राज्य की जितनी भी कार्यकारी शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी। यानी कि जो राज्य की जितने भी कामकाज या कार्यकारी शक्तियां हैं, कार्यकारी पावर हैं, अगर इन पावर की बात करी जाए तो ये किसके पास में होंगी, ये राज्यपाल में निहित होंगी, ठीक है। और एक आर्टिकल और आता है यहाँ पे 163। एक आर्टिकल आता है 163, और आर्टिकल 163 जो कहता है मंत्री परिषद की सलाह के लिए, जो मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे राज्यपाल है। एक और आर्टिकल आता है आपका 174। अच्छा, एक 164 भी आता है। आर्टिकल 164 की बात करें ना तो इसमें है कि जो सीएम होगा इसकी जो नियुक्ति की जाएगी, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और एक आर्टिकल आता है 174 अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 में है कि विधानसभा का जो सत्र है उस यानी कि जो विधानसभा का सत्र होगा इस सत्र को बुलाने की पावर, यानी कि बुलाने के लिए और साथ साथ में इसे स्थगित करने के लिए राज्यपाल के पास में पावर होने वाली है, ठीक है। चलिए तो मैंने कहा यहाँ पे आंसर होगा 163। ध्यान देते हैं इधर अनुच्छेद 163 में कि जितने भी विवेकाधीन शर्तें हैं उनको छोड़ करके, विवेकाधीन शर्तों को छोड़ करके राज्यपाल अपने कार्यों के निर्वहन के लिए सहायता और सलाह देगा। किसको, ये देगा मुख्यमंत्री को, इसके अध्यक्षता में मंत्री परिषद को। दूसरी बात, अगर विवेकाधीन शक्तियों की बात करें कि भी विवेकाधीन ऐसी शक्तियां जो राज्यपाल खुद अपनी मर्जी से कर सकता है वो है विवेकाधीन। जैसे राज्य विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत है या नहीं है, ये मुख्यमंत्री के लिए जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा अपनी मर्जी से। साथ में अविश्वास प्रस्ताव के टाइम पे भी राज्यपाल अपनी मर्जी चलाएगा। साथ में जो इतने भी राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर विफल होता है तो उस टाइम पे राज्यपाल अपनी मर्जी चलाएगा, क्योंकि उस टाइम पे राज्यपाल के बाद राज्य में कोई सरकार नहीं होती तो राज्यपाल चलाता है केंद्र सरकार के अधीन, ठीक है। अनुच्छेद 356 में इंपोर्टेंट होगा। अगला सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। बात हो रही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, जिसका नाम बदल करके हो चुका है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा अगर नेशनल पार्क की बात करी जाए तो ये वर्तमान में कहाँ पर है, उत्तराखंड एक राज्य है और उत्तराखंड राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है नैनीताल। ये है नैनीताल में।
और इसी रामगंगा नेशनल पार्क का नाम इसलिए रामगंगा पड़ा है क्योंकि इस नेशनल पार्क से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा। और रामगंगा ये उत्तराखंड से बहते हुए साथ में यूपी में जाती है। यूपी में जाकर के एक कन्नौज जिला पड़ता है। इस कन्नौज जिले में जाकर के किस नदी में मिलती है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे किस नदी में, गंगा में मिलती है या यमुना में मिलती है। ठीक है, चलिए गंगा में मिल जाएगी। चलिए आगे मैंने यहाँ पे बात करी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब मैं बात करती हूँ कि भाई उत्तराखंड में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। अगर उत्तराखंड के वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करी जाए तो उत्तराखंड में जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, कुछ बता रही हूँ नेशनल पार्क, यहाँ ध्यान देंगे। फूलों की घाटी हो जाएगी, फूलों की घाटी, ठीक है। और जो फूलों की घाटी है ये उत्तराखंड के किस जिले में पड़ती है, तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। किसमें? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा एक बात बताओ, जो ये नैनीताल रामगंगा नेशनल पार्क है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस वर्ष जो है यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, किस वर्ष दिया गया था, चलिए बताएंगे। और यहाँ पे अगर फूलों की घाटी की बात करें तो इसको कब दिया गया था, इसको दर्जा 1983 में दिया गया था। ठीक है। और सबसे पहला जो था, ये सबसे पहले की बात करूं तो भाई ये सबसे पहला नेशनल पार्क है भारत का। ठीक है, पहला नेशनल पार्क है ये भारत का। और कॉर्बेट नेशनल पार्क की मैंने बात करी, इसको 1936 में 1936 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। ठीक है। अच्छा एक आता है नंदा देवी, एक और आता है जिसका नाम है नंदा देवी। और नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। 1982 में इसे लगभग दर्जा मिला था। ठीक है, नंदा देवी है। राजा जी नेशनल पार्क भी यहीं पे हो जाएगा, राजा जी नेशनल पार्क भी फूलों की घाटी है, नंदा देवी है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और वर्ष 1973 में से टाइगर प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया था। और नेशनल पार्क कब बनाया गया था, तो देखो टाइगर प्रोजेक्ट तो इसको 1973 में बनाया, और नेशनल पार्क की बात करी जाएगी तो ये कब बनाया, 1936 में। ठीक है, 1936 में। चलिए आगे, तो ये राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना देखो 1936 में होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा यहाँ पे सवाल नंबर 3। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस राज्य में है। अगर आप लोगों से पूछा जाए यहाँ पे कि भाई बोटानिकल सर्वे की बात करें, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये लोकेटेड होगा इंडिया के किस स्टेट में, तमिलनाडु में होगा, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में। अगर बात करी जाए यहाँ पे बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहाँ पर हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये होगा आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में है ये बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब दूसरी बात आपके लिए आती है कि भाई ठीक है, अगर यहाँ पे बोटानिकल गार्डन की, बोटानिकल की बात करें तो भाई इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना की बात करी जाए तो इसकी स्थापना कब हुई, अगर बात करें तो इसकी स्थापना होती है 13 फरवरी 1890 को, 13 फरवरी 1890 को इसकी स्थापना होती है। और देखो कहाँ है ये, वेस्ट बंगाल में है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, कोलकाता में, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क हो जाएंगे, चलिए तमिलनाडु में मुकुर्ती हो जाएगा, मृदुमलाई हो जाएगा, नीलगिरी है, सत्यमंगलम है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट हो जाएंगे कुछ। और अगर यहाँ पे हिमाचल की बात करूँ तो पिन वैली हो जाएगा, हिमाचल में पिन वैली है, साथ में जैसे ग्रेट हिमालय है, रेणुका है या फिर मनाली है। और वेस्ट बंगाल में आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से पन्ना, पन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और गोरुमारा, दो ध्यान रखेंगे, एक तो पन्ना है और एक गोरुमारा जो है, ये भी गोरुमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की बात करें, जो हमारा बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है और वेस्ट बंगाल में स्थित है। 13 फरवरी 1890 को इसकी स्थापना होती है। भारत सरकार का पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संगठन है, जो भारत वनस्पति संपदा, वनस्पति लुप्तप्राय जो भी जीव जंतु है इनके प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सवाल नंबर 4 है कि मरुस्थलीकरण की रोकथाम हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई है। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए आप लोगों से कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, अगर इसकी बात करो UNCCD,
तो ये है यूनाइटेड, अगर इसकी बात करें ये है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब दूसरी बात अगर मैं इसकी करूं कि भाई अगर बात करी जाए तो इसकी स्थापना कब करी गई थी, अगर इसकी स्थापना की बात आती है तो जी इसकी जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी 1994 में, 1994 में। ठीक है, चलिए, तो ये मरुस्थली से निपटने के लिए संस्था बनाई गई थी जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे बात करें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन। स्थापना होती है 1994 को, और पर्यावरण का विकास हो और भाई कैसा हो, भूमि प्रबंधन को जोड़ने वाला एकमात्र ये कानूनी रूप बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिस पर बहुत सारे कंट्रीज की सहमति में हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो आगे ये शुष्क और जो यहाँ पे शुष्क आर्द्र क्षेत्र है ना, इनसे निपटने के लिए काम करता है। अगला सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो रही है, तो भाई प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये आप ध्यान देंगे 1 अप्रैल की बात करूँ तो ये अप्रैल 1973 में, कब ये स्टार्ट होता है, अप्रैल 1973 को ये शुरू होता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना। और अगर बात करें तो अभी भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, अगर भारत की बात करूं तो भारत में है 55 टाइगर रिजर्व है। 55 नंबर का कौन सा हो जाएगा, अगर आपसे पूछे धौलपुर करौली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका धौलपुर करौली की बात करें तो धौलपुर करौली जो है ये टाइगर रिजर्व हो जाएगा अभ्यारण्य। ठीक है, क्या ये यूपी में है या कहाँ है आप मुझे बताएंगे। फिलहाल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है जो बाघों की लगातार संख्या कम हो रही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, और ये परियोजना 1973 में अप्रैल में आती है। सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 6 है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी। अरावली पर्वत की यहाँ पे महेंद्रगिरी है, जावदी हिल्स है, गुरु शिखर है, धूपगढ़ है। देखो जावदी हिल्स को तो आप वैसे ही कहोगे कि यार ये तो हो नहीं सकती। ठीक है, चलो जावदी हिल्स को तो आप वैसे ही छोड़ने वाले हो, तो इससे अलग अगर आपसे बात करी जाए, एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पूर्वी तट ओडिशा में कौन सी हिल आती है, तो यह आती है, अगर महेंद्रगिरी तो ये आती है पूर्वी हिल्स बोला जाता है इसे, और ये आती है आपकी ओडिशा में। ठीक है, ये पूर्वी तट की हिल हो जाएगी, चोटी हो जाएगी। दूसरी आती है देखो जावदी हिल, और जावदी हिल्स की अगर बात करी जाए तो जो जावदी हिल्स है ना ये कहाँ आती है, ये तमिलनाडु की हो जाएगी। कहाँ की, तमिलनाडु। अच्छा एक बात बताओ, अरावली रेंज कहाँ है। ऐसा नहीं लगता आपको कि जो अरावली रेंज है, अरावली रेंज तो कहीं कहीं ऐसा जो हरियाणा वाला एरिया है, लगभग राजस्थान हरियाणा दिल्ली वाला एरिया, मतलब नॉर्थ भारत और मिडिल भारत में लगभग हो सकती है ना। तो बिल्कुल पश्चिमी भारत, उत्तर भारत में। तो ये कहाँ हो जाएगी, गुरु शिखर की बात करें तो ये आंसर तो देखो इसका गुरु शिखर हो जाएगा, है ना। यही है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर। अब अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूँ, एक और धूपगढ़ की बात करी जाए तो धूपगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो जो धूपगढ़ है ये पड़ती है एमपी में, ये पड़ती है मध्य प्रदेश में। और मैं बात करूँ कि ये किस रेंज का हिस्सा है, तो ये ना सतपुड़ा रेंज है, ये सतपुड़ा जो रेंज है इस सतपुड़ा रेंज का हिस्सा हो जाएगी इस पर्वतमाला का। और जो महादेव पहाड़ियों के नाम से प्रमुख बात करें तो आपसे पूछा जाए, ये महादेव पहाड़ियों के नाम से, ठीक है, जानी जाएगी। तो ये कहाँ हो जाएगी, मध्य प्रदेश में। और गुरु शिखर की बात करें तो राजस्थान, है ना। अच्छा माउंट आबू भी इसी में ही है क्या, अगर बात करें माउंट आबू, हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर सी। तो अरावली पृथ्वी पर सबसे पुरानी पर्वतमाला है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे कितनी पुरानी होगी, लगभग ये 3 अरब साल पुरानी है। आगे देखो, गुजरात से दिल्ली तक, राजस्थान हरियाणा होते हुए जो जाती है, लगभग इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो मैंने बात करी है ना। तो चलिए,
तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? अगर माउंट आबू की बात करूं तो एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर की बात करें, क्या नाम है जैन मंदिर? दिलवाड़ा के जैन मंदिर है ना। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी माउंट आबू में ही पड़ते हैं, राजस्थान में। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या कहता है। सवाल नंबर 7 है यहाँ पे कि जल शक्ति अभियान। अच्छा, जल शक्ति अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? जब ये शुरू किया गया था तो शुरू करने वाले कौन थे? तो आपको गजेंद्र सिंह की बात, गजेंद्र सिंह नाम याद रखना है, गजेंद्र सिंह। जब ये जल शक्ति मंत्री थे, कौन थे? अगर यहाँ पे जल शक्ति मंत्री की बात करें तो वही जल शक्ति मंत्री थे जिनके द्वारा ये शुरू किया गया था। शुरू कब किया गया था ये? तो ये शुरू किया गया था 2019 में। कब? 2019 में जल शक्ति अभियान, यानी कि हर घर जल पहुंचाने के लिए जल शक्ति अभियान चलाया गया था गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, जो जल शक्ति मंत्रालय में थे। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जल शक्ति अभियान 2019 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था और ये देश में जल संरक्षण साथ में जल सुरक्षा के लिए एक अभियान था। अगला सवाल है हमारे यहाँ पे सवाल नंबर 8। और सवाल नंबर 8 की बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की बात करें, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम मनरेगा की बात करें, है ना, इसको क्या बोलते हैं? मनरेगा। महात्मा गांधी या मैं कहूँ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नेंस एक्ट की बात करें तो ये जो है ये किस वर्ष स्थापित किया गया था? इम्पोर्टेंट होगा। अगर इसके स्थापित की बात करें तो देखो ये स्थापित किया गया था 2005 में, शुरू की गई ये योजना। और अगर इसमें कहूँ कि भाई इसमें कुछ, इसमें अब इस टाइम पे क्या था ये? इस टाइम पे था ये मनरेगा, है ना। और नरेगा की बात करें, इससे पहले नरेगा हुआ करता था। अगर बात करें मनरेगा कब हुआ है तो पहले ना ये सिर्फ इतना हुआ करता था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट। तो अगर इसकी बात करें कि भाई ये मनरेगा कब हुआ है तो इसमें जो महात्मा गांधी जुड़ा है ये जुड़ा था 2009 में। ठीक है, चलिए सबसे बड़ी योजना हो जाएगी ये, जो एक तरीके से कहूँगी काम तो खैर नहीं कहूँगी लेकिन लाभ के लिए। आंसर हो जाएगा 2005 में शुरू होती है ये, बिल्कुल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आता है और इस अधिनियम का उद्देश्य ये था कि भाई जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको आजीवन सुरक्षा बढ़ाना, उनको थोड़ा सा छोटा रोजगार दे देना, रोजगार की मतलब थोड़ा उनको काम देना जो ग्रामीण परिवारों की वित्तीय सहायता में काफ़ी कामगार साबित हो। ठीक है, और दूसरी बात ये कम से कम काम करेगा, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति इसमें काम करेगा और भाई इसमें डेली काम, इसका टारगेट था कि एक साल में कितना काम दिया जाएगा, साल का टारगेट था। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये कब शुरू किया गया था? 2011 में, 14 में, 18 में या फिर 20 में? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करी जाए तो ये कब शुरू होता है? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ये शुरू होता है आपका 2014 में, 14 में। जब आपको जनधन योजना याद होगी कि जनधन योजना है ना, जनधन हर खाते में 2 लाख रुपए याद है आपको? बिल्कुल। तो जो ये जनधन योजना थी ये कब शुरू की गई थी? ये भी 2014 में शुरू की गई थी। आंसर होगा ऑप्शन बी। देखो सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए ये जो है योजना शुरू की गई थी और इसको शुरू करने वाला कौन था? तो इसको शुरू करने वाला भी जल शक्ति मंत्रालय था। ठीक है, जल शक्ति मंत्री के द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा इसको शुरू किया गया। कौन थे? तो आपको ध्यान रखना गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसको शुरू किया था। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो इनके द्वारा इसको शुरू किया गया था 2014 में। तो इस मिशन का एक राष्ट्रव्यापी अभियान या आंदोलन के रूप में क्रियान्वित है जिसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र में खुले शौच समाप्त करने के लिए था। और ये 2014 की सबसे, मैं कहूँ कि सबसे सक्सेसफुल योजना भी है कि 2014 में शुरू की गई थी, जो टारगेट अब ये अचीव कर चुकी है। अगला सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 ये कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ओडीएफ मतलब कह सकते हैं कि जो ओपन डेफिनेंस फ्री जो है इस मॉडल पर उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर 10वां स्तर है। तो एक योजना है, वो कह रहा है कि जो ओडीएफ है खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल था जो ये शुरू किया गया था खुले में शौच मुक्त। ठीक है, तो ये उपलब्धि जो है इन्होंने कब शुरू की गई थी? अगर इसकी बात करें तो ये जो है 2014 की, अभी तो मैंने बताई थी 2014 की।
आंसर होगा ऑप्शन बी, जो सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई थी। वही ये पिछला वाला सवाल है, बस थोड़ा सा सवाल उसने पूछा अलग है, बस हल्का सा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में रत्न और आभूषण व्यापार का प्रमुख केंद्र है? तो भाई कहाँ पे, यूपी का ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे रत्न और आभूषण बनते हैं और उनका एक्सपोर्ट भी होता है, इंपोर्ट तो हो और एक्सपोर्ट भी है? मेरठ होगा, लखनऊ होगा, वाराणसी होगा या फिर कानपुर होगा? कौन सा ऐसा एरिया हो जाएगा? इस एरिया की बात करें तो वाराणसी हो जाएगा। देखो मेरठ की बात करूं तो जो लकड़ी के खिलौने हैं ना, लकड़ी के खिलौने, इनके लिए फेमस हो जाएगा, लकड़ी के खिलौनों के लिए। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का हैंडीक्राफ्ट चिकनकारी, क्या हो जाएगा? चिकनकारी की बात करें तो ये फेमस हो जाएगा। जैसे बनारस की साड़ी और बनारस का पान भी है। लेकिन कानपुर की बात करें तो एक तो चमड़े के लिए होगा, एक तो चमड़ा है, ठीक है, और उद्योगों के लिए भी हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कोई है तो मैनचेस्टर कौन हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। फिलहाल आंसर बनारस या वाराणसी से ही हो जाएगा। और बनारस की जो साड़ी है, साथ में बनारस का पान है, ये काफ़ी फेमस हो जाएगा, ठीक है। ओडीओपी के लिए बता रही हूँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए, ओडीओपी के लिए, ठीक है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में रत्न और आभूषण व्यापार प्रमुख केंद्र, भाई आप देख सकते हैं मेरठ, लखनऊ, नोएडा, निर्यातक के लिए मुरादाबाद, कानपुर, आगरा शामिल है उत्तर प्रदेश में प्रमुख सूची में। चलिए, क्या था इसमें? नहीं है, अच्छा, ओहो, ये सब हैं लेकिन ये नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट अगले सवाल को लेकर के, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है कि भाई यहाँ पे कह रहा है भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में उत्तर प्रदेश के रत्न और आभूषण क्षेत्र का योगदान कितने % रहा है? तो भाई कितना, 5 से 7% है, 11 से 15% है, 15 से 20 है या फिर 10 से 12% है? तो लगभग कितना % रहा है ये? अगर इसकी बात करें तो ये 10 से ना 12% तक इन्होंने क्या करा है यहाँ पे, यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने जो व्यापार के माध्यम से जो आभूषणों का, रत्न आभूषण या मैं कहूँ रत्न आभूषणों का योगदान दिया है, निर्यात करने में जो यूपी ने बेके हैं वो 10 से 12% बेके हैं, है ना। तो ये रत्न आभूषण क्षेत्र की बात करें तो इन्होंने 10 से 12% जो है राष्ट्रीय और वैश्विक आभूषण व्यापार क्षेत्र में हिस्सा लिया है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ भारत को बेके हैं, 10 से 12% उत्तर प्रदेश की भाई बिक्री हुई है। और ये ऐसी बिक्री है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों शामिल हैं। चलिए सवाल नंबर 13। सवाल कहता है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस 26 जनवरी को, 15 अगस्त को या फिर 26 नवंबर या 2 अक्टूबर? एक बात बताओ, हमने संविधान सभा बनाई, संविधान सभा की बैठकें भी हुई हैं, उन संविधान सभा की बैठकों में संविधान बनाने की बात की गई, चर्चा की गई, और संविधान जो बन करके तैयार होता है वो 26 नवंबर 1949 की बात करें तो ये नवंबर में जो है आपका 1949 में जो है आपको देखेंगे कि बन करके जो है तैयार हो जाता है, ठीक है। बनने का टाइम खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये 26 नवंबर को बन करके तैयार होता है। इसी दिन संविधान दिवस की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? इसी दिन संविधान दिवस की बात करते हैं। देखिए, अच्छा 26 जनवरी को तो हम क्या हुआ था, हमने संविधान लागू कर दिया था। 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू किया था। 15 अगस्त 1949 की बात करें तो 15 अगस्त 1949 को हम आज़ाद हो गए थे। और भाई 2 अक्टूबर तो महात्मा गांधी की जयंती है, ये आपको पता ही होगा। चलिए आगे, तो मैंने संविधान दिवस जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस कहा जाता है, और ये भाई आपका 1949 में 26 नवंबर को जो है ये आपका संविधान बन करके तैयार हुआ था। हमने अपनाने की बात कर ली थी। 26 जनवरी 1950 को हमने ये संविधान लागू भी कर दिया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 क्या है? सवाल नंबर 14 है यहाँ पे कि भाई भारत में 1 जुलाई 2024 से कानून से नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। तो भाई इनमें से कौन कौन से वो है कानून है? भारतीय न्याय संहिता है 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है 2023, भारतीय सुरक्षा अधिनियम है 2023। तो देखो मुझे तो इनमें सारे लग रहे हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब सारे ही हैं, है ना। क्योंकि भारत के 3 आपराधिक कानून लाए गए थे और ये आपके लिए बहुत चर्चा में रहने वाला है, ये इंपॉर्टेंट होगा। 3 आपराधिक कानून लाए गए थे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गए
और कब लाए गए थे? 2023 के एक्ट थे। कानून सुनिश्चित करने के लिए, दोषी को घोषित करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होगी, ये भी इसमें बात करी गई थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। कौन सा राज्य अपनी नदियों और नालों के सूखने के कारण अभूतपूर्व पर्यावरण संकट का सामना कर रहा है? इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है, लेकिन जैसे ग्लोबल वार्मिंग और साथ साथ में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, साथ में मानव की जो कुछ कृत्रिम चीज़ें हैं, मैं कहूँ हस्तक्षेप है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कौन सा स्टेट बहुत प्रभावी हुआ है? कॉमन सी बात है, वो स्टेट बहुत प्रभावी होगा जो बिल्कुल नेचर के एकदम क्लोज है। तो भाई कौन सा है? देखो, उत्तर प्रदेश तो इसको तो कैंसिल ही कर दो, क्योंकि ये तो नेचर के करीब है नहीं। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, तो भाई हमारे उत्तर प्रदेश के करीब में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है, और यूपी में है तो कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब उत्तराखंड ही तो जाएगी, तो यहीं पे प्रभावित भी करेगी। बिल्कुल। तो किसने किसको प्रभावित करा है? उत्तराखंड को प्रभावित करा है। किसने? जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, साथ में जो मानव की जो या मानव हस्ती की चीज़ें हैं, उन्होंने। उत्तराखंड अपनी प्राचीन नदी, झरने, जो उसकी बहुत पुरानी नदियां थी, साथ में जो झरने थे, वो सूखते दिखाई दे रहे हैं। बहुत संकट दिखाई दे रहा है वहाँ पे। और रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो सूख रहा है उसका रीज़न ये है, एक तो जलवायु परिवर्तन है, दूसरा जो मानव की गतिविधि हैं वहाँ पे कुछ ज़्यादा हो चुकी हैं, मानव की गतिविधियों का योगदान। ये दो रीज़न बताए गए हैं। चलिए, सवाल नंबर 16 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड में नदी पुनर्जीव के लिए पायलट परियोजना का काम कर रही है? मतलब इनमें से कौन सी एक ऐसी नदी है जो नदियों को पानी दे रही है, साथ में जो नदियां सूख गई हैं उनके लिए काम कर रही है? गंगा नदी है। बात ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड की बात कर रही हूँ, किसी और स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ गंगा नदी है, यमुना नदी, सांग नदी है, या ब्रह्मपुत्र नदी है। इसको तो ब्रह्मपुत्र नदी को तो उत्तराखंड से बिल्कुल ही काट दो, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी नदी आती है, अगर मैं बात करूँ गंगा नदी की, तो जो गंगा नदी है, अगर इसकी बात करी जाए तो गंगा नदी तो क्या बोलते हैं, उत्तराखंड से जो निकलती है आपकी यमुनोत्री गंगोत्री निकलते हुए अगर बात करें तो देवप्रयाग में तो गंगा नदी बनती है। देवप्रयाग से आगे बस ये हरिद्वार तक आती है। हरिद्वार से आगे जैसे उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एंट्री करती है तो उत्तराखंड स्टेट खत्म। भाई ये तो पुनर्जीवित नहीं कर रही उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सी नदी? यमुना नदी की तो ये सीधा यमुनोत्री से निकली, और यमुनोत्री से निकलने के बाद में कुछ उत्तराखंड में और फिर कुछ यूपी की तरफ चली गई। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सांग नदी है, सांग नदी का परिक्षेत्र जो देखा जाता है वो पूरा जल प्रभाव देखा जाता है उत्तराखंड में। और बहुत जो पुरानी सूखी हुई नदियाँ हैं उनको दोबारा से भरने के लिए काम कर रही है आपकी सांग नदी, इसलिए इम्पोर्टेंट है सांग नदी। आंसर होगा ऑप्शन सी। यानी कि जो सांग नदी है ये स्प्रिंग एंड इसको बोलेंगे कि एजुकेशन अथॉरिटी, इसके द्वारा जो है नदी पुनरुद्धार के लिए पायलट प्रोजेक्ट में शामिल 5 प्रमुख नदियों में से एक है। और इस प्रोजेक्ट में जो है यहाँ पे पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, शिप्रा नदी, गोड़ी नदी, ये सब नदियाँ इसमें शामिल की गई हैं। सवाल नंबर है 17 की उत्तराखंड वन विभाग द्वारा तैयार की जा रही मानक संचालन प्रक्रिया SOP की बात करें, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पे जो अभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोडक्ट चल रहा है, अगर इसकी बात करें तो भाई इसका मेन लक्ष्य क्या होगा? जंगल की आग को रोकना, या फिर ऊपरी हिमालय क्षेत्र में घास के मैदानों का संरक्षण करना, या शहरी विकास प्रबंधन करना, या वायु प्रदूषण कम करना। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी हिमालय क्षेत्र में जो घास के मैदान हैं इनको प्रोटेक्ट करा जाए, क्योंकि जंगल की आग को रोकने के लिए उत्तराखंड में एक क्या बोलते हैं अभियान चलाया गया था जिसका नाम था बॉम्बे बकेट। क्या नाम था? इसका नाम था बॉम्बे बकेट। ठीक है। और ये उत्तराखंड में जब आग लग रही थी ना, आग उत्तराखंड के वनों की आग को बुझाने के लिए चलाया गया था। लेकिन उत्तराखंड के वन विभाग के द्वारा जो की जा रही है मानक संचालन प्रक्रिया, तो भाई ये है ऊपरी घास जो क्षेत्र है, तो इस ऊपरी हिमालय क्षेत्र में घास के मैदानों को प्रोटेक्ट करना इसका मेन टारगेट है। ठीक है। और बॉम्बे बकेट उत्तराखंड में चलाया गया था वनों की आग को बुझाने के लिए। ठीक है। चलिए, वही उद्देश्य है जो मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल। सवाल नंबर 18 है कि उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण योजना के अंतर्गत अब तक कितनी भूमि संरक्षित की जा चुकी है? बुग्याल संरक्षण योजना के अंतर्गत कितनी भूमि संरक्षित की जा चुकी है? 50 हेक्टेयर, 83 हेक्टेयर, 100 हेक्टेयर या 150 हेक्टेयर? कितनी हेक्टेयर भूमि?
इसका सही आंसर होगा, देखो 83 हेक्टेयर की बात करें, 83 हेक्टेयर भूमि जो है यहाँ उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण योजना के अंतर्गत विकसित की गई है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी उत्तराखंड में एक ऐसा नियम, एक ऐसी योजना चल रही है उत्तराखंड में कि जो पाम ट्री होते हैं या ताड़ के जो पत्ते हैं, जो ताड़ वृक्ष इनके जो पत्ते हैं, इनके पत्तों को ला करके गवर्नमेंट को दे दो और गवर्नमेंट उन पत्तों के बदले आपको कुछ पैसा दे देगी, जिससे वनों की सफाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वनों की सफाई हो जाएगी। और ये जो पाम ट्री है बहुत जल्दी, इनके जो पत्ते होते हैं बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आग से भी छुटकारा मिल जाएगा, है ना। तो इसकी बात करी जाए तो भाई मुझे इस नियम अधिन जो ये क्या बोलते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में ये योजना है, इस योजना का नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट में। तो बुग्याल संरक्षण योजना मैंने कही भाई इस उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के 22 घास के जो मैदान हैं इनका लगभग 83 हेक्टेयर भूमि पर ध्यान केंद्रित करना है ना। अगला सवाल नंबर 19, हरियाणा में रबी सीजन के लिए किस वर्ष या किस उर्वरक की भारी कमी देखी जा रही है? तो भाई हरियाणा में अभी रबी की फसलें बोई जानी है। रबी की फसलें मतलब जैसे मैं बात करूं भाई गेहूं है या फिर सरसों है या फिर चना है या फिर मटर है, तो ये सब फसलें किस में आती हैं? ये सब फसलें होती हैं रबी की, और रबी की फसलें बोई जाएंगी। लेकिन हरियाणा में एक उर्वरक है उसकी कमी देखी जा रही है, यूरिया की, पोटास या डायनेमिक फास्फेट की या अमोनियम नाइट्रेट की। तो हरियाणा में जो कमी देखी जा रही है वो डायनेमिक फास्फेट की कमी देखी जा रही है, वो भी किस फसल के लिए? जो अब फसल हमें बोनी है जिसका नाम है रबी की फसलें, जिसमें गेहूं, सरसों, चना, मटर, गन्ना ये सब चीज़ें शामिल हैं जो, है ना। चलिए, तो यही बात है कि भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है क्या बोलते हैं हरियाणा को, किसका? डायनेमिक फास्फेट का। रबी की सीजन में ये मिल ही नहीं रहा है। अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 20, हरियाणा में किसानों की कौन सी प्रथा वायु प्रदूषण में योगदान देती है? और विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पराली जलाना है या फिर रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करना है या बहुत ज़्यादा सिंचाई करना या बहुत अधिक रूप से अधिक अवैध खनन करना है? तो अगर देखो हरियाणा में किसानों की कौन सी प्रथा है जिससे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जो एनसीआर क्षेत्र है जो नेशनल कैपिटल रीजन में आता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का स्वास्थ्य स्तर इस वजह से गिरता है क्योंकि हरियाणा के लोग क्या करते हैं, जैसे ही हरियाणा में अक्टूबर से नवंबर की बात करें, सितंबर के लास्ट में, सितंबर का लास्ट है, सितंबर अक्टूबर की अगर बात करी जाए तो सितंबर अक्टूबर में होता क्या है, धान जो है ये धान पक जाते हैं और धानों की फसल जैसी पकती है तो हरियाणा के लोग क्या करते हैं, धानों को काटने के बाद में उनका जो नीचे उनका जो पुराल रह जाती है, जिसको हम पुराल कहें, उनकी जो पुराल है, अगर इस पुराल की बात करें तो भैया खेत में ही इसको जला देते हैं। ठीक है, या तो वो पशुओं का चारा बना लें इससे या फिर इनका उर्वरक बना लें, लेकिन वो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों से बच के सीधे आप देखेंगे यहाँ पे खेत में जला देते हैं, है ना। जिससे होता क्या है, जिससे होता ये है कि जो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन है वहाँ तक इनका धुआं चला जाता है। अब वहाँ से धुएं से जो है दिल्ली आप देखेंगे, दिल्ली साफ नहीं दिखाई देती क्योंकि वो ऊपर सारे में धुआं। एक तो दिल्ली में वैसे इतना पॉल्यूशन है और ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। तो भाई ये क्या चीज़ है, अगर इसकी बात करें तो भाई यहाँ पे पराली जलाना है, जिसकी वजह से वहाँ पे एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है और प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक है, तो भाई किसानों के द्वारा जो है यहाँ पे बुवाई के लिए खेतों को साफ करने के लिए जो पराली है इसको जलाना मौसमी प्रथा है और वो हर साल जलाते हैं, जो विशेष रूप से जो नेशनल कैपिटल रीजन है वो वायु प्रदूषण के योगदान देती है और बहुत ज़्यादा ये प्रभावित भी करती है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इस क्लास को हम इतना ही रखेंगे, बाकी सवालों को देखेंगे हम कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।